I should be live. Okay, let me see. Okay, yes, yes, you are live now. Sure, Yeah, finally. all the best. Okay. Assalamu alaikum, everyone. We had some connectivity issues, or perhaps I'm just not very technology savvy. But this was supposed to be a meet the author situation. Um, hello, Kessa. Hello, Itasham. And so we are starting now. I thought we should still do it because it will be recorded later and people can take a look at it. तो बहरहाल मुझे इनवाइट किया गया था और ये लिबर्टी बुक्स वालों का ये एक इवेंट है जिसके अंदर वो ऑथर्स को इनवाइट करते हैं और मैंने सोचा कि मैं कोई पहले से चीज़ तैयार करने के बजाय आपके सामने बुनियादी अपना तारुफ करवाऊंगा एज अ राइटर। कुछ आपको बताऊंगा कि मैंने क्या आज तक लिखा है और अगर आपके कोई सवाल या कोई कमेंट्स या कोई बातें हो तो उसका मैं जवाब दूं, बिकॉज़ इसका फ़ायदा और मज़ा ये है कि इंटरैक्टिव है। दूसरा, मैं उर्दू में बात करूंगा ताकि ज़्यादातर लोगों को सहूलत हो और जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ पे अंग्रेज़ी में कोई बात कर देंगे। बहरहाल मेरा नाम उसामा सिद्दीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे कानून का प्रोफेसर भी हूँ और इस बारे में लिखता भी हूँ और मेरी जो पहली किताबें हैं वो कानून से ही उनका ताल्लुक़ है। मेरी जो पहली किताब थी ये जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डिसोल्यूशंस, ये पाकिस्तान की आइनी तारीख़ के ऊपर थी और ये पाकिस्तान लॉ हाउस ने छापी थी। और अगर आप इसका कवर देखें, चूँकि किताबों के कवर भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होते हैं, अभी मैं कुछ और भी किताबें आपको दिखाऊंगा। तो ये गुस्ताव डोरे जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि ये एचिंग्स और ये चीज़ें बनाते थे, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी। दांते जो इटालियन ऑथर हैं, उनकी बड़ी मशहूर शोराए आफाक किताब है द डिवाइन कॉमेडी। तो उसके 3 हिस्से हैं जिसका नाम इन्फर्नो, पुर्गतारियो और पैरादिसियो है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा सारी दुनिया में। जो उसके बाद जो मौत के बाद क्या इंसान के साथ होता है और उसके ज़माने के उन्होंने बहुत से तारीख़ी जो लोग थे उनके बारे में ये लिखा है। उसके बाद मैंने ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद फॉर्मल लॉ एक किताब लिखी पाकिस्तान की कानूनी हिस्ट्री के बारे में कि ये कवानीन कैसे बने, कॉलोनियल पीरियड का इस पर क्या इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट था और हमारे अब लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जो कि अदालती निज़ाम से जिनको सरोकार होता है और हमारे यहाँ जो रिफॉर्म्स के सारे काम होते हैं। सो ये लीगल सोशियोलॉजी की भी किताब है और इसके अंदर हिस्ट्री भी है और ये आपको दिलचस्प लगेगी। ये भी लिबर्टी बुक्स पे अवेलेबल थी, शायद अब भी आ जाए, हिंदुस्तान से ही आती है। उसके बाद मैंने एक नावल लिखा स्नफिंग आउट द मून और अली अकबर घंगरू साहब जो हैं उनको बिल्कुल ये किताब पसंद नहीं आई, तो मेरा उनके साथ इजहार यकजहती है, बट बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की। ये एक तारीख़ी नावल है और ये 6 मुख्तलिफ़ अदवार में इसको मैंने लिखा था और इस पे बहुत सी किताबों का असर भी है। मुझे चूँकि तारीख़ में दिलचस्पी थी, आपने देखा कि मेरी जो पहली 2 किताबें हैं वो भी उनका तारीख़ से ताल्लुक़ है, एक का आइनी तारीख़ से ताल्लुक़ है, एक का कानून के निज़ाम की तारीख़ से ताल्लुक़ है। लेकिन मेरी दिलचस्पी अब बार बार इस चीज़ में हो रही थी कि लोग जो मुख्तलिफ़ अदवार में रहते हैं उनको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, इंसानी तारीख़ को हम किस तरह से देखते हैं, क्या हम तरक्की कर रहे हैं या हम फिर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। सो हम जिस खित्ते में रहते हैं ज़ाहिर है उसकी इतनी कदीम तारीख़ है और इसमें मुझे बेतहाशा दिलचस्पी थी। सो मैंने इसमें मोहनजोदड़ो, गंधारा वैली सिविलाइजेशन, मुग़ल पीरियड, अंग्रेज़ों का जो कॉलोनियल निज़ाम था, मौजूदा दौर और फिर मुस्तक़बिल। और मुस्तक़बिल में चूँकि जो कुछ चीज़ें मैं देख रहा था कि जो नज़र आ रही हैं जो मुझे इतनी कुछ खुशाइंद नहीं लग रही थी, इसलिए उसको आप एक डिस्टोपिया भी कह सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश की दिखाने की कि इंसान का एक्सपीरियंस तकरीबन हर ज़माने में एक जैसा ही रहता है और बार बार वो वही गलतियाँ दोहराता भी है। कुछ लोग हैं जो कि इस्तेसाली क़ुव्वतों का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ लोग दबते हैं और फिर कुछ बड़े ख़ास लोग होते हैं जो डिसेंट करते हैं, जो कि हालात व वाक़यात का मुकाबला करते हैं और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से तारीख़ बनती है। सो मैंने हर दौर में ऐसे कुछ किरदार निकाले, उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ बताईं
अब ये लिखने का एक मकसद ये भी था कि चूँकि मैं एक कानून की और पॉलिसी की दुनिया का आदमी हूँ, तो मुझे ये इश्तियाक था कि मैं चीज़ों को सिर्फ कानून के अरसे से ना देखूं, मैं इसको तारीख़ के और लिटरेचर के और सोशियोलॉजी के अरसे से भी देखूं। बिकॉज़ पहले ज़मानों में जो इल्म था और जो तालीम का मेयार था और जो उसके बारे में कहा जाता था, उसमें हम इतने महदूद नहीं होते थे, इतने कंपार्टमेंटलाइज नहीं होते थे कि ये आदमी लॉयर है तो ये एस्ट्रोनॉमर है और ये है। तमाम चीज़ों को बहैसियत मजमूई देखा जाता था और मुख्तलिफ जो नॉलेज के डोमेन्स हैं उनकी आपस में लिंकेजेस होती थी। तो अब मैं ना तो एक ट्रेंड सोशियोलॉजिस्ट हूँ ना ट्रेंड हिस्टोरियन हूँ, लेकिन बहरहाल अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं और आपको आसार कदीमा वगैरह में भी दिलचस्पी है तो आपको कुछ ना कुछ तो आपका तजस्सुस और कुछ ना कुछ आपके मुशाहिदात होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर मैं लिखा जाता था। अब जो एक हमारे यहाँ हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री बजाते ख़ुद तो एक बहुत एक दकीक अब एक डिसिप्लिन है जिसके बहुत से असूल हैं, जिन असूलों के मुताबिक आप हिस्ट्री लिखते हैं और उसकी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये एक हिस्टोरिकल फ़िक्शन में और हिस्ट्री में ये डिफरेंस है कि हिस्टोरिकल फ़िक्शन में कई तरीके से हिस्ट्री आ सकती है। आप एक हिस्टोरिकल ज़माने या वाक़े के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आप फ़िक्शन में लिख रहे हैं। आप उसमें से कुछ हिस्टोरिकल किरदार लेके आ सकते हैं जिनको आप मज़ीद उजागर कर सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि किस हद तक आपको उसमें हिस्टोरिकल एक्यूरेसी रखनी पड़ती है और किस हद तक आप उसके अंदर कुछ लिबर्टीज़ ले सकते हैं। बिकॉज़ फ़िक्शन की सबसे खूबसूरत बात ही है कि फ़िक्शन कहानी नवीसी जो है उसके अंदर आप अपना जो इमेजिनेशन है उसको भी शामिल करते हैं। सो बहरहाल मेरी किताब में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल नुक्ता नज़र से उसमें कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें पता है कि हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जिनके बारे में हिस्टोरिकल हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मालूम नहीं है, और फिर कई किरदार ऐसे हैं जो कि एक हिस्टोरिकल ज़माने में हैं लेकिन उनके वो बेसिकली फ़िक्शनल कैरेक्टर्स हैं। अब एक साहब एहतशाम नज़ीर साहब ने सवाल पूछा है कि मैं कुछ अपना तारुफ़ करा दूं कि मैं कौन हूं। तो मैं भाई साहब लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और लम्स का ग्रेजुएट हूं। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की थी। मैं अमेरिका में वकालत करता रहा हूँ, लाहौर में करता रहा हूँ, लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, और अब मैं बुनियादी तौर पे हुकूमत को एडवाइस करता हूँ लॉ रिफॉर्म्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे। तो ये मेरा काम है, लेकिन मेरी हमेशा से लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी रही और मैं उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में ही लिटरेचर पढ़ता रहा, तो इस वजह से मुझे हमेशा से फ़िक्शन लिखने का शौक़ था। तो जैसा कि मैंने तारुफ़ कराया कि और चीज़ें तो खैर मैं लिखता रहता हूँ, 2 किताबें मेरी कानून पे भी हैं, लेकिन मैंने इसके बाद फ़िक्शन भी लिखी। अब वो ज़ाहिर एक बड़ी मुख्तलिफ़ किताब है, वो थोड़ी दकीक है, उसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए। जिन लोगों को ऐसी चीज़ पसंद है उनको बहुत पसंद आई, जिन लोगों को सीधा साधा नैरेटिव चाहिए था कि कहानी ए से जी तक जाए, उनको इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, हर किताब हमें पसंद आनी ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए जो बहुत खुशाइंद बात ये थी कि मुझे बहुत सी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सी जगहों पे मदऊ किया गया, बहुत से स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई, फैकल्टी से इंटरेक्शन हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेतहाशा लिटरेचर के, पॉलिटिक्स के, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़िक्शन में भी दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे फ़िक्शन में अगर पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल पहलू भी हों। ख़ुद मुझे हमेशा से ऐसी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था जिनके अंदर कुछ तारीख़ी अंसर भी जिसके अंदर हो। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया कि मुझे कब ये रियलाइजेशन हुई कि मैं राइटर बन सकता हूँ। तो देखें, लिखने का काम एक ऐसा काम नहीं है जो आप ओवरनाइट करें। लिखने वाला जो है वो कई दिहाइयों में जाके लिखने वाला बनता है, उसके पीछे बहुत मुतालिया होता है, उसके पीछे बहुत मुशाहिदा होता है, आपको ज़िंदगी को गौर से देखना पड़ता है। और ये तो मुझे एहसास हो गया था कि मैं भी एक पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के थ्रू पढ़ा था। मैंने मैट्रिक किया था, FA BA किया था। अंग्रेज़ी की कोई बहुत ज़्यादा हमारी वहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये था कि वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार हमेशा ये कहते थे कि भाई आप किताबें ज़रूर पढ़ें। तो किताबों तक हमेशा एक राब्ता उनके साथ हमेशा से था, घर में माहौल भी ये था। और फिर मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और साथ साथ मैंने अखबार में लिखना शुरू किया, और कई साल लिखने के बाद फिर आप अपना थोड़ा सा स्टाइल या अपनी कोई चीज़ जो है वो डेवलप कर पाते हैं। अब कैसा हैदर जो हैं वो ये पूछ रही हैं कि कोई नावल मैं उनको सजेस्ट करूं। तो कैसा ऐसा है कि
एक नावल तो बताना बहुत ही मुश्किल है। इस सिलसिले में एक साइट है गुड रीड्स, आप उस पर ज़रूर जाएं। उस पर मुख्तलिफ़ लोग रिकमेंडेशंस करते हैं। उसमें मैंने भी सैकड़ों किताबों की रिव्यूज़ लिखे हैं, उनकी रिकमेंडेशंस दी हैं। मैं कई किस्मों की किताबें पसंद करता हूँ। मुझे क्लासिक्स बहुत पसंद हैं, चाहे वो 19वीं सदी के क्लासिक्स हों जैसा कि इंग्लिस्तान से, फ़्रांस से और रूस से निकले, या फिर 20वीं और 21वीं सदी का वो अदब जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका से निकला है। तो अब अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है बहरहाल एक यूनिवर्सल ज़ुबान है, लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट अजारादारी सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं है। ये ज़ुबान अब बहुत तब्दील हो चुकी है और इसमें बेशतर बहुत अच्छे लिखने वाले तो एक्चुअली वो लोग हैं जिनका इंग्लिस्तान से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप उस साइट पर जाके देखिए, लेकिन मेरे ख़्याल में बेतहाशा किताबें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं जिनको कि पढ़ा जाए। ख़ास तौर पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मास्टर्स को ज़रूर पढ़ें। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, और मेरे ख़्याल में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा होने के लिए एक बहुत अहम बात ये भी है कि कहानी से आपको दिलचस्पी हो। और मेरे ख़्याल में अच्छा फ़िक्शन लिखने वाला वो है, चाहे वो फ़लसफ़ियाना फ़िक्शन लिखे, चाहे उसकी किताब में बहुत सारे आइडियाज़ हों, वो बुक ऑफ आइडियाज़ हों, लेकिन अच्छा लिखने वाला वो है जिसको कहानी सुनानी आती हो। और इस सिलसिले में जो किताब जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया जब मैं बच्चा था, वो एक्चुअली उन दोनों किताबों का या उन दोनों कहानियों का ताल्लुक़ मशरिक़ से है, मगरिब से नहीं। एक तो अलिफ लैला वल्लैल की जो कहानी है, 1000 नाइट्स या 1000 नाइट्स एंड वन या अरेबियन नाइट्स जिसको कहते हैं, और दूसरा दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा। और एक फ़र्रुख नवीद साहब ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा मुझे इसलिए पसंद आई कि उसमें कहानी का जो चस्का है वो था, फिर उसमें स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसे कहानी में से कहानी निकल रही है। तो मैं आपको शायद बतदरीज ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सफ़र कैसे रहा। अच्छा, सो मैंने ये पढ़ी, मैंने उस ज़माने में जो बच्चे तमाम किताबें पढ़ते थे, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, बाद में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ईनट ब्लाइटन की किताबें, ये सारी पढ़ी। फिर एक बीच वाली फ़ेज़ आती है जिसमें आप थ्रिलर्स पढ़ते हैं। मैंने नसीम हिजाज़ी भी बहुत पढ़ा, मैंने इब्न सफ़ी भी पढ़ा, और मेरा ख़्याल में ये वो एज होती है कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी राइटिंग की वैरायटी है, और आपको ये भी पहचान होनी शुरू हो जाती है कि कब आपको ये पहचान होनी शुरू हो जाती है होपफुली कि क्या अच्छी राइटिंग है और क्या इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। सो उसके बाद ये जो जेम्स क्लेवेल, एलिस्टर मैकलिन, फ्रेडरिक फॉसेट, जो बेस्ट सेलर किस्म के ऑथर्स हैं, लेकिन थ्रिलर्स हैं, प्लॉट डेवलपमेंट आपको आती है। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि अब एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबल भी है, और ये कॉमिक बुक्स थी जिनको आप ग्राफिक नॉवेल्स भी कहते हैं अगर उनकी एक ख़ास लेंथ हो। और एक क्लासिक्स इलस्ट्रेटेड सीरीज़ थी और एक क्लासिक्स जूनियर सीरीज़ थी। तो क्लासिक्स जूनियर सीरीज़ तो फेरी टेल्स थी, और क्लासिक्स इलस्ट्रेटेड में जो बहुत मशहूर आपके नावल्स हैं और जो क्लासिक्स हैं वो आपको मिलते थे। वो तस्वीरी तौर पे बच्चा जो है उस दुनिया में चला जाता था। मेरे ख्याल में तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे शुरू की स्टेज में, लेकिन इवन स्टेज पे आजकल जो मेरा एक महबूब मशगला है वो ये है कि जो बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेटेड बुक्स हैं जो लिटरेचर क्लासिक्स के हैं, मैं वो इकट्ठी करता हूँ, जमा करता हूँ, चूँकि उनमें मुझे एक एडिशनल मज़ा आता है उनको पढ़ने का। सो उसके बाद क्लासिक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उसमें इतनी किताबें हैं कि इंसान कहाँ से शुरू करे, लेकिन फिर ये भी ज़रूरी है कि आप मॉडर्न किताबें भी पढ़ें। अगर आपने ज़ुबान सीखनी है तो मॉडर्न इडियम क्या है, आप 19वीं सदी की ज़ुबान तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप डिकन्स फिर भी पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, कहानी कैसे सुनाते हैं, ये तमाम चीज़ें करने के लिए। तो सो उसके बाद तो कुर्रतुल ऐन हैदर से लेके गैब्रियल गार्सिया मार्केज से लेके टॉल्स्टॉय से लेके जापानीज़ नावल से लेके फिर हिंदुस्तान से बहुत बड़े राइटर्स निकले, रोहिंटन मिस्त्री, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, जिन्होंने यहाँ का एक ईडियम डेवलप किया। आपको मतलब वो ज़ुबान अंग्रेज़ी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा है। और फिर पाकिस्तान से भी अब काफ़ी राइटर्स हो चुके हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्मों की किताबें लिख रहे हैं। सो फ़र्रुख नवीद साहब ने पूछा है कि व्हाट आर द कॉमन ट्रैप्स फॉर एस्पायरिंग राइटर्स। उसमें एक कॉमन ट्रैप तो ये है कि हम बहुत जल्दी अपने आप से बड़े खुश हो जाते हैं। हमारी आजकल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत होती है कि अगर हम 2 जुमले लिख सकते हैं तो हमारा ये ख्याल है कि हमें अच्छी और बुरी किताब की तमीज़ भी आ गई है,
हमें ये भी पता चल गया है कि क्या व्हाट ऑल इट टेक्स टू राइट अ बुक। हालांकि अगर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी और थोड़े से अगर हम जिसको कहना चाहिए तमीज़ से चीज़ों को देखें, थोड़ी मॉडेस्टी से देखें, तो अंदाज़ा होता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसको ह्यूमिलिटी से अप्रोच करना है। और आप बड़ी आसानी से किसी किताब पे कमेंट कर सकते हैं ये क्या है या वो क्या, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लियाकत, कितनी मुशक्क़त जाती है। दूसरी बात ये कि फ़िक्शन जो है वो एक मल्टीफेरियस चीज़ है। ओपन टेक्सचर्ड वर्ड्स हैं। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ जो किसी को पसंद आए वो दूसरे को पसंद आए। ज़रूरी नहीं कि जो एक किताब एक ज़माने में थी बड़ी मशहूर वो एक और ज़माने में भी रहे। लेकिन कुछ अबाइडिंग वैल्यूज़ ऐसी होती हैं किताबों की जिसकी वजह से उनको उसकी रीडरशिप मिलती है। तीसरी चीज़ एस्पायरिंग राइटर्स को जो करने वाली है वो ये है कि एक तो मुतालिया बहुत करें, मुशाहिदा सीखें। आपका कान होना चाहिए, आपको पता चले, आपके कान में आवाज़ पड़े लोग बात कैसे करते हैं। चूँकि जब आपने कल को डायलॉग लिखना होगा तो आपके लिए बहुत अहम होगा। अगर आपने मंजर कशी करनी है किसी जगह की, किसी मंजर की, तो आपकी आँख में बारीकी होनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपने बयान करनी है। और तीसरा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पढ़ने का। मेरा मतलब है कि मैं अभी तक और जो भी बाकी मेरे पास मोहलत है उसमें मेरा जो एक मेन मशगला है वो किताबें पढ़ना है, चूँकि मुझे उससे इंतहाई लुत्फ़ भी मिलता है, मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है। लेकिन एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है जो कि कॉन्स्टेंटली आपके सामने है और वो चलती रहती है, और उस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मज़ीद किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि लोगों का शायद ये ख्याल है कि लिखना जो है वो कोई आमद है जो कि आपको हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ राइटर्स को शायद ना होती हो, लेकिन अमूमन 95% लोगों को आमद उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, जो भी आपकी रूटीन है, और आप उसके मुताबिक लिखते हैं, तो चांसेस आर कि आप को वो आमद भी हो जाएगी, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये एक मुशक्क़त का काम है। ये एक ऐसा काम है जो आप अपनी रूटीन के मुताबिक, कुछ लोग सुबह को काम करते हैं, कुछ रात को करते हैं, पर रेगुलरली करना होगा। ज़्यादातर राइटर्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जिनसे मेरी बात हुई है, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो यही बताते हैं कि आपको तकरीबन रोज़ लिखना पड़ता है, कुछ घंटे के लिए लिखना पड़ता है आपको। आप एक्सक्यूज़ मी, इसके अंदर एक रेगुलरिटी और एक रूटीन जो है वो इंतहाई अहम है, और उसके बगैर आप इसमें तरक्की नहीं कर सकते। मैं मज़ीद राइटिंग के प्रोसेस के बारे में और भी बात करूँगा। मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि आपको राइटिंग किसको दिखानी चाहिए, उसके ऊपर आपको फ़ीडबैक कैसे मिलनी चाहिए। अब मुनीबा समद साहिबा ने ये सवाल पूछा है कि व्हाट डज़ लिटरेरी सक्सेस लुक लाइक टू यू स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। देखें, पहली और अहम बात यह है कि देखें, इट वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू से दैट एनी राइटर इज़ नॉट keen to be popular or to be well read. We write because we want to be read. But how do you gauge that is something entirely up to you. Do you want to be a bestseller that, you know, most people have read your book? Do you want to write a book which you want to write and you're hoping that quite a few people would be interested who are like-minded? So आप किस किस्म की ऑडियंस चाहते हैं हैज़ अ ह्यूज बेयरिंग कि आप लिखते क्या हैं। अगर आप एक ज़्यादा लिटरेरी किताब लिखते हैं, ज़ाहिर है आपके रीडर्स कम होंगे। अगर आप एक थ्रिलर लिखेंगे या ऐसी किताब लिखेंगे जिसकी फौरी तौर पे लोगों को सेटिस्फैक्शन है, तो आपके रीडर ज़्यादा होंगे। तो ये पहली बात तो ये है, और दोनों में कोई मुज़ायका या कोई हर्ज नहीं है। जॉनरा फिक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें डिटेक्टिव, रोमांस और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी एक अपनी जगह है। साइंस फिक्शन और फैंटेसी की एक अपनी जगह पे है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा किताब नहीं बिकती और किताबों की दुकानें पहले से कुछ कम भी हुई हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा तासुर डिफरेंट है। बहुत से लोग इस बारे में बड़े पेसिमिस्टिक हैं। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई लाखों किताबें बिकेंगी, लेकिन हज़ारों में तो आप बेच सकते हैं। उसमें कुछ आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, कुछ आपको शोकेस करना पड़ता है बुक्स को। अब चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स जो हैं वो किताबों की प्रमोशन में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन दो अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बाद में अगर किसी को इस मामले में दिलचस्पी हो तो वो ये चीज़ आके देख सकता है। और दूसरी बात जो इसके अंदर अच्छी हुई है वो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं एक हद तक, कि आप उनके ऊपर भी ज़रा शोकेस करते हैं राइटर्स को और सब कुछ को। अच्छा, सो ये बात तो मैं आपको बता दूं कि फ़िल वक्त किसी का
किताब लिख के उस पर गुजारा करना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको कोई ना कोई और काम करना पड़ेगा, चाहे आप सहाफ़त करें, आप पढ़ाएं, आप वकालत करें, जो भी आप काम करते हैं। इसलिए फुल टाइम राइटर बनना बड़ा मुश्किल है। बड़े कम लोग हैं, आप उनको एक हाथ की उंगलियों पे शायद गिन सकते हैं, वो लोग जो कि इतने सक्सेसफुल हैं और उनकी किताब इतनी ज़्यादा बिकती है कि वो सिर्फ उसकी रॉयल्टीज़ पे और उसकी सेल्स के ऊपर दे कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। बाहर भी ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। आर्ट्स और लिटरेचर, अगर सैकड़ों हज़ारों लोग कोशिश करते हैं तो उसमें से चंद लोग ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक चीज़ के लिए अपने आप को दो चीज़ों के लिए तैयार कर देना चाहिए अगर आप राइटर बनना चाहते हैं। एक तो सक्सेस की बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर आप कोशिश करेंगे पब्लिश होने की, ज़ाहिर आप कोशिश करेंगे कि आपकी किताब लोगों तक पहुँचे, उनको दस्तयाब हो, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेप है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लिखना सीखना है और फिर लिखना इंजॉय करना है। अगर आप इस प्रोसेस को इंजॉय नहीं करते, अगर आप इसके अंदर से ख़ुद आपको कोई सेटिस्फैक्शन, ख़ुद आपको कोई मज़ा नहीं मिलता, तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं है। दिस कांट बी कैरिड ऑन, बिकॉज ये एक लोनली प्रोसेस है। लिखने का प्रोसेस बोरिंग भी हो सकता है, कभी उसमें बहुत थ्रिल भी होती है, लेकिन इसमें बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। दूसरा ये है कि विदाउट अनदर जॉब या विदाउट अनदर वोकेशन फिल वक्त पॉसिबल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि अभी बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में किताबों को और प्रमोट करने का। मेरा ख्याल में अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, लोगों को पता नहीं चलता, दोबारा से उनको इस तरफ दिलचस्पी लगाने की ज़रूरत है। वो मुझे इस तरह अंदाज़ा हुआ कि जब मैंने अपनी किताब को ख़ुद भी प्रमोट किया और मुझे 30-40 जगह इसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिला स्नफिंग आउट द मून पे, तो ये तमाम लोगों ने खुद ही बुलाया था। इनमें लिटरेरी फेस्टिवल्स भी थे, इनमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी, प्राइवेट थी, बच्चियों ने वहाँ किताब ख़रीदी भी थी, बड़े अच्छे सवाल पूछे। मैंने दिल में ये सोचा कि 430 सफ़े की एक मुश्किल किताब जो कि लिटरेरी फ़िक्शन है, जिसमें कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ भी हैं और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं उसलूब बयान भी इतना आसान नहीं है, अगर इसके साथ भी परसिस्ट करके लोगों ने इसको पढ़ा है और मेरी अभी कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की कोशिश ना होने के बावजूद, चूँकि आपको पता है हिंदुस्तान में पब्लिशर्स ज़्यादा ये किताबें छापते हैं और वहाँ से फिर कभी किताब पहुँचने में देर हो जाती है, ये सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद अगर इतने लोगों ने इस किताब को ख़रीदा है और पढ़ा है और बेशतर ने उसको पसंद किया है, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। मेरा तो बड़ा हौसला बढ़ा। मुझे तो तकरीबन हर हफ्ते कोई 1 या 2 या 3 लोग नए जो हैं वो कोई ना कहीं से रब्ता करते हैं जिनको किताब का मज़ा आया। ये चीज़ सामने देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि ये किताब और भी लोगों तक, जो भी इसमें आइडियाज़ हैं, फॉर वट एवर इट्स वर्थ, ये दस्तयाब होनी चाहिए। सो उसको सामने रखते हुए अब ये है कि इसका उर्दू का तर्जमा जो बहुत अच्छा, आसिम बख्शी साहब एक हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल भी हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं और ट्रांसलेटर भी हैं, उन्होंने किया है और करीब 1-1.5 महीने में इस नावल का उर्दू तर्जमा भी आ जाएगा। चूँकि मेरी बहुत ख्वाहिश ये लिखने के दौरान ये थी कि एक तो वो आइडियाज़ जो मेरे जहन में हैं मैं उनको एक्सप्रेस कर पाऊँ, और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये किताब कम अज़ कम बर्रे सग़ीर के जो लोग हैं, साउथ एशियंस को वो मिले। और चूँकि ये कहानी उनकी है और उनके लिए है, अगर कोई लार्जर वर्ल्ड में से इसको पढ़ना चाहता है ज़रूर पढ़े, लेकिन इसमें जितने रेफरेंसेस हैं, जितनी हिस्टोरिकल एसोसिएशंस हैं, जितनी बातें हैं, उनका ताल्लुक़ इस ख़ित्ते से है, इस ज़मीन इस मट्टी से है। और इस ज़मीन इस ख़ित्ते और इस मट्टी से ही मेरी भी एक उन्स था, मेरा भी एक उन्स था, जिसकी वजह से मैं ये लिखने पे मजबूर हुआ। हालांकि मैं भी कोई 10-11 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ और मैं भी ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो जहाँ आप पैदा होते हैं, जो उसका कल्चर होता है, जो उसके दरख्त होते हैं, जो उसका लिटरेचर होता है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पे, आपकी शख्सियत पे, आपकी शनाख्त पे। तो मेरे लिए ये तमाम चीज़ें बहुत अहम थी, जिसकी वजह से मैंने ये जो नावल स्नफिंग आउट द मून लिखा, उसके अंदर ये चीज़ बड़ी उजागर होती है। चूँकि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी तारीख़ को किसी एक साल से या किसी एक जगह से स्टार्ट कर लेना और बाकी तमाम तारीख़ को डिसोन कर देना इंतहाई अहमकानापन है और अपने आप को ही नुकसान देने वाली बात है। चूँकि हम एक ऐसे ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ 7,000-8,000 साल पुरानी तारीख़ है। लोग तो अपनी तारीख़ इन्वेंट करते हैं, अमेरिका वाले अपनी तारीख़ इन्वेंट करते हैं ये बताने के लिए कि हम भी कोई पुरानी कौम है, हमारी भी कोई हिस्ट्री है। हमारी तो एक तारीख़ है और उसमें से बहुत कुछ सीखने को है। क्यों ये इतनी सिविलाइजेशंस आईं, कैसे बसीं, कैसे मर मिटीं, इसके अंदर इंसान के लिए बहुत सी निशानियां हैं ज़िंदगी के बारे में। क्या उन्होंने किया, क्या हम कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, मज़हब का क्या रोल था, सियासी निज़ाम कैसे तब्दील हुआ। फिर मुझे ये बात हमेशा से बड़ी रिमार्केबल लगती थी कि आप बहुत से लोग इसी जगह पे आए चले गए, उनका नामो निशान भी मिट गया, उनकी भी ख्यालात, एहसासात, खौफ, फ़िक्र सब कुछ हमारे जैसा ही था। तो इसलिए मैंने इसको जो 5 लार्जर बुक्स के अंदर डिवाइड किया, इस किताब को मज़ीद 5 बुक्स में डिवाइड किया। उसका नाम है बुक ऑफ इल्यूजन्स, बुक ऑफ ओमन्स, बुक ऑफ आर्डर, और उसके बाद जो है बुक ऑफ किताब नफ़रत, एंड देन बुक ऑफ डिसेंट, बुक ऑफ लोदिंग एंड बुक ऑफ डिसेंट, कि ये वो बुनियादी ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं, होप का, फेयर का, लव का, हेट का और डिसेंट का, जिसकी वजह से इंसानी माशरा चलता है। एक लेवल पे देखें तो ये तमाम सेंटिमेंट्स जो हैं हमेशा से हैं और चलते रहते हैं, इंसान की ज़िंदगी उसी तरह चल रही है, लेकिन हमें पता भी नहीं हमारे आगे कौन आएगा और हमारे से पहले कौन गुजर गया। इंसान की ज़िंदगी की बेवकूफ़ी का भी उससे एहसास होता है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी एहसास होता है कि जो हम आजमाइशें फ़ेस कर रहे हैं, हम पहली दफ़ा फेस नहीं कर रहे। मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड इसको पहले भी फेस कर चुकी है। सो ये जो एक विस्टफुलनेस या नॉस्टैल्जिया था फॉर हिस्ट्री वॉज परहैप्स फॉर मी वन ऑफ द मेन मोटिवेटर्स। अब जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है लिखने का, चूँकि उस पर भी कुछ सवाल आए हैं और आज मुझे पता है कि जो बाद में लोग इसको देखेंगे वो ख़ास तौर पे लिखने वाले जो हैं उनका है, तो मेरा अपना प्रोसेस ही मैं बता सकता हूँ। वैसे अगर आप राइटर्स का पढ़ें, आप जॉन स्टाइनबेक का देखें, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का देखें, ये बड़ा दिलचस्प होता है बतौर एक राइटर देखना कि बाकी राइटर्स क्या करते थे। मैं रात को लिखने वाला शख्स हूँ, मेरा दिमाग उस वक्त ज़्यादा बेहतर क्रिएटिव मामलात की तरफ माइल होता है, उस वक्त खामोशी होती है, एक रात के अंदर एक अपनी उसकी मिस्टीरियसनेस है। और सो मैं 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक लिखता था, जो सेहत के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरे लिए इट वर्क। और मैंने फिर ये कोई 450 सफ़े की किताब 10 महीने में लिखी। दिन को मैं अपना काम करता था, रात को लिखता था। इसका मतलब है ये हो सकता है। 2 चीज़ें मैंने सीखी जो गलती मैं पहले करता था, जो फिर मैंने इस दफ़ा नहीं की। एक तो ये कि कोई नागा नहीं करना, रोज़ लिखना है। दूसरा, बीच में एडिट करना ना शुरू कर दें अपने काम को, और अपने काम को बहुत ज़्यादा हार्शली जज ना करें। पहले तो लिखें। जब आप एक ख़ास तादाद में अल्फाज लिख चुके होंगे तो एक तो रवानी आ जाएगी। लिखने का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी फ़्लो करती है और आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव अपने आप को पाते हैं और आपके जहन में नए नए किरदार और चीज़ें आती हैं। सो लिखते रहना बड़ा अहम है। एडिट आप करें, 6-7वें दिन करें, लेकिन एडिटिंग याद रखिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मरहला है जो बाद में आएगा, भरपूर तरीके से आएगा। आप भी करेंगे, आप कुछ अपने पेयर्स या ऐसे दोस्त ढूंढेंगे जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनको भी किताब देंगे कि वो उस किताब को एडिट करें। उसके बाद अगर आप कोई पब्लिशर आपकी किताब एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ भी 2-3 लेवल्स ऑफ एडिटिंग होते हैं। सो एडिटिंग की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, पहले आप लिखने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट करें ज़ुबान। और जो राइटर्स एक चीज़ अक्सर एक बात कहते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं कि अपनी आवाज़ ढूंढें, फाइंड योर वॉइस। और वो ऐसी चीज़ है जो मिलते मिलते मिलती है, फ़ौरन नहीं होती। सो बहरहाल ये कुछ उसके नुस्खे हैं। मैं तो लिखने के दौरान पढ़ना मेरे लिए इंतहाई अहम होता है, चूँकि अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं तो आप सब कॉन्शियसली उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसकी ज़ुबान को, उसके असलूब बयान को आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो पढ़ना और लिखना और ज़िंदगी को गौर से देखना और महसूस करना, विच इज़ वाई। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ बड़े कम उम्र लोगों ने बड़ी कमाल की किताबें लिखी हैं, कुछ लोगों ने अपनी पहली किताब ज़िंदगी की एक बहुत पुख्ता मोड़ पे आके लिखी है। लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग अर्ली। और दूसरा जो मेरा मशवरा है यंगर लोगों के लिए, चूँकि जैसा मैंने अपना तारुफ़ किया कि मैं एकेडमिक भी हूँ, पॉलिसी का काम भी करता हूँ, वकील हूँ, तो मुझे बहुत मौके मिलते हैं लोगों से मिलने के, उनके साथ काम करने के, कई दफ़ा उनको हायर करने के लिए। मैंने चीज़ देखी है कि जो लोग गुफ्तगू बेहतर करते हैं, लिखते बेहतर हैं, उनको हमेशा एक एडवांटेज मिलता है ज़िंदगी में। आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत मैटर करती है और उसमें आपकी शख्सियत भी निखरती है और वो बात भी बेहतर होती है। और वो कम्युनिकेशन पावर लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस के बगैर और अच्छी चीज़ें पढ़े बगैर मैंने तो आज तक किसी में पैदा होती नहीं देखी। सो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ना सिर्फ पढ़ना बज़ाते ख़ुद इंतहाई अहम है, फ़िक्शन और नॉन फिक्शन अपने शऊर, अपने किरदार, अपने तर्ज़ अमल, अपनी बात करने की तमीज़ और तहज़ीब को बेहतर करने के लिए, बल्कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी के लिए। आई एम श्योर ये बहुत लोग आपको कहते होंगे
मेरी ज़िंदगी का भी तजुर्बा यही है, चाहे आपने एक बेहतर शख्स बनना हो और अपने काम में एक्सेल करना हो, या आपने इससे अगला स्टेप लेना हो और राइट भी करना हो। सो बस ये कुछ मेरी गुजारिशात थी आप लोगों से, और बड़ा मज़ा आया इंटरेक्ट करके। ये किताब जो है, ये किताब अगर आप जाएं लिबर्टी बुक्स की साइट पे तो वहाँ पे अवेलेबल है, स्नफिंग आउट द मून। गालिबन ये किताब भी पहले अवेलेबल थी, अब शायद दोबारा आ जाए जब किताबें आनी शुरू हों। और अगर आपको दिलचस्पी हो इनमें तो आप ज़रूर पढ़िए, अपनी फ़ीडबैक दीजिए, किताबों से दोस्ती कीजिए, किताब लिखने वालों से दोस्ती कीजिए। एंड विश यू द वेरी बेस्ट in this otherwise very hard time, and I hope everybody stays safe and everybody is taking all the precautions. मेरा वक्त ख़त्म हो गया, so I should wind it up. Thank you very much. खुदा हाफिज़.